अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रेडिएशन थेरेपी। इससे पहले हमने देखा लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट और हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब हम देखेंगे कि रेडिएशन थेरेपी हम किस तरह से दे सकते हैं फिजियोथेरेपी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन इज़ कॉल्ड एज एक्टिनोथेरेपी। इसको हम एक्टिनोथेरेपी भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप्स की रेडिएशन आ जाती हैं जिससे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि हम आज स्टडी करेंगे, और दूसरा हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। एज यू नो कि सन जो है वो मेजर सोर्स और नेचुरल सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशन का। उसके अलावा कोई भी हॉट बॉडी है या हॉट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल बल्ब है, कोल फायर है, तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। अब हम सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देखें तो आप लोगों ने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू इसमें आती भी है। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 4 × 14 to 7.5 11 हर्ट्ज़ है, और इसमें हमारे पास वेवलेंथ जो है वो है 750 to 4 पावर 5 नैनोमीटर। इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है। देन हम देखेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन के फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो होता है कि जो बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के हार्ट रेट पे, कार्डियक आउटपुट पे या सर्कुलेशन पे क्या अफेक्ट आता है इंफ्रारेड का। और थेराप्यूटिक इफेक्ट में हमारे पास होता है कि वो किस तरह से जो ट्रीटमेंट है उसके अफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेन रिलीफ के लिए ये हेल्प करता है, मसल स्पैज़म के लिए, पोस्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मेजर जो है वो यूज़ यही है कि ये हीट प्रोवाइड करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखें तो हीट क्या करेगी, फिर वहाँ पे उस एरिया में वेजल्स को डायलेट करेगी, वेजो डायलेशन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी उस एरिया में, न्यूट्रिएंट सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से होंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड वगैरह वो वहाँ से जल्दी रिमूव होंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि पेन रिलीफ में हेल्प मिलेगी। इसका एक सीडेटिव इफेक्ट भी है जो कि नर्व एंडिंग्स पे होता है, जो कि मसल स्पैज़म या रिजिडिटी अगर हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन हमें बेसिकली हीटिंग प्रोवाइड करती है जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से आते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव होता है वहाँ से, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेन रिलीफ में हेल्प करता है और सीडेटिव इफेक्ट देता है नर्व्स पे। इसमें मसल स्पैज़म या रिजिडिटी अगर हो जाती है, अपर मोटर न्यूरॉन लेंस की वजह से भी आपको पता है रिजिडिटी हो जाती है मसल्स में, तो उसको रिलीफ करने के लिए हीट प्रोवाइड करता है और स्पैज़म को कम करता है। देन अगर हम लोग इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पेन रिलीफ। पेन रिलीफ ही किस तरह से करता है, पेन जो है मे बी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से अगर लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से फैटीग हो जाती है वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म के एक्यूमुलेट हुए हैं, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट होगी। तो अगर हम लोग माइल्ड हीटिंग देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन में, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग इसको माइल्ड हीटिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग शॉर्ट वेव डायथर्मी दे सकते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग को सवेर जो ज़्यादा लेवल की हीटिंग है वो चाहिए होगी। तो ये क्या करेगी कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी उस एरिया में, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो तेज़ी से रिमूव होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से पेन रिलीफ में हेल्प करेगी ये। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है मसल रिलैक्सेशन के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि माइल्ड हीटिंग जो है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से स्पैज़म को रिलीव करेगी वहाँ पे, और रेंज ऑफ मोशन जो है उस एरिया की मसल में इम्प्रूव करेगी बाय मसल रिलैक्सेशन। उसके बाद ब्लड सप्लाई पे इसका क्या रोल है कि ब्लड सप्लाई को ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी, वहाँ पे वेज़ोडाइलेशन होगी। जैसे ही टेम्परेचर माइल्ड हीटिंग दी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है वेज़ोडाइलेशन। ये क्या करवाएगी कि प्रोवाइड करेगी ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी। जैसे हमने पहले भी देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे एलिमिनेट होगा, रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए हेल्प करेगा। इसको हम लोग किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्थराइटिस में, पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस के लिए, ओपन वोन्स के लिए और इन्फेक्शंस के लिए, या फिर एडिमा के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम लोग इसके डेंजर्स देखें या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बर्न्स। बर्न्स में क्या है कि अगर हम लोग एक्सेसिव हीटिंग देते हैं सुपरफिशियल टिश्यूज़ को, तो उसकी वजह से बर्न्स हो सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने इंफ्रारेड रेडिएशन दी पेशेंट को और वो अनकॉन्शियस है या कोमाटोस पेशेंट है जो कि रिपोर्ट नहीं कर सकता कि उसे वहाँ पे एक्सेसिव हीटिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है, या पेशेंट जो है वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर सो जाता है तो उसकी वजह से बर्न्स वहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद हेडिक, वहाँ पे हेडिक देखने को मिल सकती है बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वहाँ पे स्वेटिंग होती है उस एरिया में, और वहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत सारा जो फ्लूइड है वो बॉडी से लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इरिडिएशन की वजह से सर दर्द हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या है कि अगर कोई एक्सपोज पार्ट है उस सर्किट का, उसको टच कर लिया जाए तो शॉक वहाँ पे मिल सकता है। गैंग्रीन, अगर किसी एरिया में डिफेक्टिव आर्टीरियल सप्लाई है तो वहाँ पे अगर हम लोग इरिडिएशन होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से तो गैंग्रीन हो सकता है वहाँ पे। फेंटनेस और गिडीनेस, बेहोशी हो सकती है पेशेंट को ड्यू टू स्वेटिंग वहाँ पे। और इंजरी टू द आइस, उसके बाद आइस को हम लोगों ने प्रिवेंट करना है। अगर हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देखें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को आप लोग निमोनिक से याद रख सकते हो, शीतल। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्किन सेंसेशंस के अंदर अगर डिफेक्ट्स हैं तो हमने वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ नहीं करना, बिकॉज अगर पेशेंट को स्किन जो है सेंस ही नहीं कर पा रही है कि उसको हीट मिल रही है या नहीं, अगर वो कोमाटोज पेशेंट है तो हम लोगों ने उसके ऊपर नहीं लगाना बिकॉज वहाँ पे बर्न्स के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है हेमरेज, अगर ऑलरेडी वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वेजोडाइलेशन होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, तो दैट्स वाई हम लोगों ने हेमरेज में भी नहीं देना, और ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है और शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। देन आइज़ जो है उसको हम लोगों ने प्रिवेंट करना है, अगर कहीं पे ट्यूमर है तो उस पर हम लोगों ने प्रिवेंट करना है। आर्टीरियल सप्लाई डिफेक्टिव है तो देन हम लोगों ने इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं यूज़ करना बिकॉज वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है। उसके बाद कोबाल्ट और एक्सरे थेरेपी जो है, अगर पेशेंट ने एक्सरे थेरेपी लिया तो उसके बाद हम लोगों ने इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो नहीं यूज़ करना। सो अभी हमने देखा कि इसके फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और इसके डेंजर्स क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सन जो है वो नेचुरल सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशन का, लेकिन अगर हम लोग को आर्टिफिशियली चाहिए अगर फिजियोथेरेपी लैब्स में तो हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के जनरेटर्स हैं, नॉन ल्यूमिनस जनरेटर और ल्यूमिनस जनरेटर। ल्यूमिनस जनरेटर को हम लोग रेडिएंट हीट भी कहते हैं। अगर हम लोग नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस जनरेटर का डिफरेंस देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लें अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नॉन ल्यूमिनस की है 750 to 15,000 नैनोमीटर और ल्यूमिनस में हमारे पास 350 to 4,000 नैनोमीटर। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस एज द नेम शोज़ के इसमें जो है वो जो विजिबल लाइट है वो नहीं एमिट होगी, इसमें सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन ल्यूमिनस जो है वो विजिबल भी प्रोड्यूस करेगी और अल्ट्रा वायलेट भी प्रोड्यूस करेगी। ILU से है कि इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसलिए इसको हम लोग रेडिएंट हीट भी कहते हैं। बेसिकली हम लोग ल्यूमिनस जनरेटर ही यूज़ कर रहे होते हैं जो रेड कलर की लाइट जो है वो एमिट करता है। उसके बाद ये पेनिट्रेट करेगी सिर्फ सुपरफिशियल डर्मिस में, सुपरफिशियल स्किन की लेयर में। लेकिन अगर हम लोगों ने डीपर लेयर में डर्मिस की पेनिट्रेट करना है बिकॉज इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये डीपर डर्मिस में भी पेनिट्रेट करेगी। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो है वो हम सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ल्यूमिनस जनरेटर हम लोग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है कि एक कॉइल होती है जो कि वाउंडेड बाय फायर क्ले और पोर्सिलेन जो कि इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, और करंट जहाँ यहाँ से प्रोड्यूस होती है वायर से, तो उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फायर क्ले को हम लोग ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं ताकि बहुत कम विजिबल रेज जो है वो प्रोड्यूस हों, दैट्स वाई हम लोग इसको नॉन ल्यूमिनस जनरेटर कहते हैं। इसमें विजिबल लाइट जो है वो बहुत कम होती है, और कोयल जो है वो प्लेस करते हैं एट फोकल पॉइंट ऑफ पैराबोलिक और स्फेरिकल रिफ्लेक्टर। इसमें ये होता है कि 90 डिग्री जो है वो स्किन के एंगल पे हम लोगों ने इसको रखना होता है ताकि मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सके स्किन में। और ये जो है कोयल माउंटेड ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड है जिसके ऊपर ये कोयल जो है वो होती है। और अगर हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस में फायर क्ले और पोर्सिलेन को यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इसमें स्टील ट्यूब्स भी होती हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस जनरेटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करती है। ये क्या करेगी, पेन रिलीफ में हेल्प करेगी, और इसको हम लोग बेसिकली 10 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का। इसमें हम लोग 5 to 7 मिनट्स के लिए पहले से ही ऑन कर देते हैं उसको,
बिकॉज़ ये हीटिंग के लिए इसको टाइम लगता है। देन उसके बाद हम लोग 10 टू 15 मिनट्स का ड्यूरेशन देते हैं। और अगर हम लोगों ने क्रोनिक के लिए यूज़ करना है ल्यूमिनस को, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट टाइम जो है वो 30 मिनट तक का ले सकते हैं। देन अगर हम लोग इसको देखें कि ल्यूमिनस जनरेटर में क्या था, ये डीपर डर्मिस में जाता है, पेनिट्रेट करता है और क्रोनिक टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक इंसैडेसेंट बल्ब है जो कि टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। अब टंगस्टन क्या होता है, जो कि रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग अगर हम लोग दे रहे हैं किसी एरिया में, तो ये इसको टॉलरेट कर लेता है। इसको हम लोगों ने किस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में इनक्लोज किया होता है, जबकि नॉन ल्यूमिनस में हमारे पास स्टील ट्यूब थी। उसके बाद इसमें रेड कलर का जो है वो फिल्टर आउट शॉर्टर विजिबल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। उसके बाद 50 टू 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है आप लोगों ने पेशेंट और उस जनरेटर के दरमियान में, और रेज जो है वो स्ट्राइक करेंगी परपेंडिकुलर टू द स्किन सरफेस, ताकि मैक्सिमम वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके। वो दोनों में सेम है। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोगों ने देखना है कि सबसे पहले तो क्लॉथ्स जो है वो उस एरिया के रिमूव करने हैं, उसकी स्किन सेंसेशन देखनी है, क्योंकि अगर उसकी डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन है तो वहाँ पे बर्न्स के चांसेस हो सकते हैं। और पेशेंट जो है फुली कंफर्टेबल और सपोर्टेड होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस में हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट 5 टू 10 मिनट जो है वो हम लोग लो इंटेंसिटी की वेव्स देंगे, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग होगी। वहाँ पे हम लोगों ने एकदम से बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं दे देनी। उसके बाद अगर हम लोग को ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो हम लोग उसको पेशेंट के करीब रख देंगे। उसके बाद एंड ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कि स्किन जो है उसका कलर क्या है। अगर तो स्किन जो है वो माइल्ड रेड है बिकॉज ऑफ वहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, हीटिंग थी, वेजोडाइलेशन थी, सर्कुलेशन इंक्रीज हुई थी, तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर है तो हम लोगों ने इसको देखना है, चेक इट आउट कि स्किन सेंसेशन तो डिफेक्टिव नहीं थी, वहाँ पे बर्न्स के चांसेस तो नहीं हुए। सो एंड ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोगों ने स्किन के कलर को चेक करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखेंगे लास्ट गवर्निंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें हमारे पास 4 लॉ आ जाते हैं: आंशकल्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रोथस-ड्रेपर, कोसाइन लॉ और इन्वर्स स्केयर लॉ। कोसाइन और इन्वर्स स्केयर तो आपने पहले भी पढ़ा होगा मेडिकल फिजिक्स में। ये दूसरा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आंशकल्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि बॉडी टिश्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब अगर हुई नहीं, इनसफिशेंट है एनर्जी, उसके थ्रेशोल्ड लेवल तक ही पहुंची नहीं, तो वो बॉडी टिश्यू में कोई चेंज नहीं लेके आएगी। तो अगर हम लोगों ने बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्बशन करवानी है मैक्सिमम, तो उसकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और अबव एनर्जी रिक्वायर है फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मसल। लेकिन अगर हम लोग टू ग्रेट एनर्जी जो है वो अप्लाई कर देंगे वहाँ पे, तो उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दैट्स वाई हम लोगों ने देखना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो, बिकॉज अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो बॉडी टिश्यू में कोई चेंज ही नहीं आएगा और वो मसल्स को या स्टिमुलेशन ही नहीं करेगी टिश्यूज़ को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है टिश्यू को। देन हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ ग्रोथस-ड्रेपर कि रेज मस्ट बी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स। मतलब कि अगर हम लोगों ने बॉडी टिश्यू में कोई इफेक्ट देखना है, जैसे कि सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है या पेन रिलीफ हो रही है, तो रेज को सबसे पहले वहाँ पे बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको पता है कब होती है, जब रेज जो है वो 90 डिग्री टू द स्किन जो है वो स्ट्राइक करती है बॉडी टिश्यू पे। देन कोसाइन एंगल और कोसाइन लॉ जो हमारे पास कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। मतलब कि रेज जो है वो हमने देखा कि स्ट्राइक करें परपेंडिकुलर टू द बॉडी पार्ट, तो एंगल जो है बिटवीन द इंसिडेंट और नॉर्मल इज़ 0, और कॉस 0 आपको पता है मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 जो है वो 0 होता है और मिनिमम होता है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एंगल होगा उतनी कम हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। देन हमारे पास है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता है इंटेंसिटी ऑफ रेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। और कोसाइन और इन्वर्स में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेज को देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा, एज द नेम सेज कोसाइन है, कोसाइन एंगल तो कॉस ऑफ थीटा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ में इंटेंसिटी ऑफ रेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। सो अभी हमने देखा इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसमें हमने इसके फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट देखे। पेन रिलीफ करता है, एडिमा के लिए, पोस्ट इमोबिलाइजेशन, स्टिफनेस के लिए इसको हम लोग थेराप्यूटिकली यूज़ करते हैं लैब्स में।
उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके डेंजर्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। फिर हमने देखा कि नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस जनरेटर में डिफरेंस क्या है, कि किस तरह से हम नॉन ल्यूमिनस को एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है और ये किस तरह से एक्ट करता है। और उसके बाद हमने देखा ल्यूमिनस जनरेटर को हमने देखा कि हम लोग इसे क्रॉनिक टाइप के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कुछ लॉज गवर्निंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें हमने आर्चकल्स लॉ ऑफ ग्रोथस, ड्रेपर कोसाइन और इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।